हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपका अकाउंट सीज कैसे कर सकता है, उसको होल्ड कैसे कर सकता है, या आपका कोई गारंटर है उसके अकाउंट को होल्ड कैसे कर सकता है, और किस तरीके से आप अपना कानूनी तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं लीगल वे में। साथियों, सबसे पहले तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आरसी कटवा के, रिकवरी सर्टिफिकेट कटवा के आपके किसी अदर बैंक को भी होल्ड करवा सकता है, उसको भी सीज कर सकता है, लीन कर सकता है। आप ये ना समझें कि भाई मैंने इस बैंक से लोन लिया है और मेरा अदर बैंक में है, मैंने किसी प्राइवेट बैंक से लोन लिया, नेशनलाइज बैंक में है या नेशनलाइज से लिया है, मेरा तो प्राइवेट बैंक में है, तो ये सीज नहीं होगा। ये भ्रम अपने मन से निकाल दें। इनके पास एक पावर है आरसी की, रिकवरी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। आरसी एसडीएम कोर्ट से कटवा सकते हैं। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण एरिया में रहते हैं, तो आपकी तहसीलदार साहब के पास से आपकी आरसी कट सकती है, रिकवरी सर्टिफिकेट आपका कर सकता है। रिकवरी सर्टिफिकेट जब कटता है, एसडीएम साहब के पास क्या पावर है? एसडीएम साहब आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं आपके बैंक को। अगर आपका किसी अदर बैंक में भी अकाउंट है या आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, तो एनबीएफसी का तो मतलब ही नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, उसके पास तो बैंकिंग की पावर ही नहीं है, वहां तो आपका अकाउंट है ही नहीं। अगर वो भी रिकवरी के लिए किसी के पास, एसडीएम साहब के पास गया, तो एसडीएम साहब एक ऑर्डर इशू करते हैं उस बैंक को जिस बैंक में आपका अकाउंट है। अब सवाल यह है कि इनको आपके बैंक का कैसे पता लगता है? अरे भाई, ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जी का जंजाल है यार, इसको डाल के 1 मिनट में चेक कर देंगे कहाँ कौन से देश, सारे देश के किस कोने में आपका अकाउंट है, कौन से बैंक में है, सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है, कैसा अकाउंट है। क्योंकि पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर तो एक ही है, और वो सारे देश में कोई भी आप अकाउंट खुलवाते हैं तो वो उसको मांगते ही मांगते हैं। तो एसडीएम साहब ऑर्डर दे सकते हैं आपके उस बैंक को कि भाई इसकी एक तो 6 महीने की स्टेटमेंट दो, वो एसडीएम कोर्ट में भेजो। दूसरा, इसके अकाउंट को सीज कर दो, होल्ड कर दो, जब तक अग्रिम आदेश ना आए, अगले ऑर्डर ना आए। तो इस तरीके से आपके अकाउंट को सीज कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ग्रंटर के अकाउंट को भी सीज कर सकते हैं क्या? हाँ भाई, ग्रंटर के अकाउंट को भी सीज कर सकते हैं। ग्रंटर का मतलब क्या है? अरे, ग्रंटर का मतलब यही है किसी की जिम्मेवारी ना दे, जेब से भले दे दे पर किसी की जिम्मेवारी ना दे। जिम्मेवारी यानी गारंटी लेने से पहले 10 बार नहीं, 500 बार सोचें। अगर उस आदमी ने पैसे नहीं दिए तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पैसे उसको वापसी करने की। आप ये नहीं कह सकते कि यार इससे ले। उस बैंक एनबीएफसी कंपनी की मर्जी है, उसके राइट्स हैं कि वो उससे लेगी कि आपसे लेगी। अगर वो नहीं दे रहा है किसी कारण से, वो उसके पास पूरे राइट्स हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई मैंने गारंटी दी थी, भाई मैं तो आधे पैसे दूंगा, आधे उससे ले। पूरे की गारंटी दी थी। मतलब जैसे कोर्ट में जमानत देते हैं, बेल देते हैं किसी की, तो जमानती बनते हैं। जब जमानती का मतलब ही यही है भाई, ये आदमी अगर पेश नहीं हुआ है तो आपको पेश होना पड़ेगा। नहीं पेश होगे तो, अगर वो पेश ही नहीं हो रहा, तो आपको जितनी जमानत राशि पहले जज साहब निर्धारित करते हैं उतने पैसे देने पड़ेंगे भाई, और नहीं तो उसके नाम की पनिशमेंट आपको मिलेगी। ऐसे ही गारंटी का मतलब भी यही है। गारंटर के ऊपर भी वो ही कानून लागू होता है कि वो गारंटर का भी आरसी कटवा सकते हैं, गारंटर की भी एसडीएम कोर्ट से आदेश लेके, ऑर्डर लेके आ सकते हैं कि भाई इस आदमी को आरसी काट दो, इसकी 6 महीने की स्टेटमेंट दो, इसकी अकाउंट को होल्ड कर दो। ये इनकी कानूनी प्रक्रिया है, बैंकिंग की एक कानूनी प्रक्रिया है इस तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरसी कटने से आपके राइट्स खत्म हो गए या अधिकार खत्म हो गए। 99% केस में देखने में ये आता है कि जब आपकी आरसी कटती है तो आपको इंटीमेट ही नहीं किया जाता, बताया ही नहीं जाता, एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है कि वहां से आरसी का सर्टिफिकेट ले आए। और आरसी हमेशा किस चीज की कटती है?
पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड का, या कोई भी अनसिक्योर लोन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो आपने मोर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के जिसका लोन लिया है, उसकी कभी आरसी नहीं कटती, रिकवरी सर्टिफिकेट नहीं उसका होता। दूसरा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, इनकी कभी आरसी नहीं कटती। हाँ, सिक्योर लोन में एक चीज की आरसी कट सकती है, सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड की। बाकी एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के किसी भी तरह की लैंड की कभी भी आरसी नहीं कटती। अनसिक्योर लोन की आरसी कटती है, जिसमें आपने कोई अपना एसेट नहीं रखा, कोई कीमती सामान इनके पास नहीं रखा। और जब भी आरसी कटती है, एक तो ये आपके अकाउंट को होल्ड कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। दूसरा, आपकी अनमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते। आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने के ऑर्डर लेके आ सकते हैं। मतलब आपकी जो चल संपत्ति है, सिर्फ उसकी आरसी कट सकती है। अचल संपत्ति जो स्थिर है, उसकी आरसी कभी नहीं कट सकती। जैसे मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, वो स्थिर है, एक जगह स्थित है, वो चल नहीं सकती है आपके साथ। तो चल संपत्ति, सारी दुनिया के अंदर दो तरह की संपत्ति होती है, दो तरह के एसेट होते हैं। चाहे किसी का गरीब है, चाहे कोई कितना मर्जी बड़ा अमीर है, उसके पास सिर्फ दो तरह के एसेट है, या तो चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है। चल संपत्ति मीन्स जो चल सकती है, अचल संपत्ति मीन्स जो नहीं चल सकती। अब सिर्फ चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, उसके ऑर्डर लेके आ सकते हैं। अब अगर ये भगवान ना करे ऐसे ऑर्डर ले आए हैं और गैर कानूनी तरीके से ले आए हैं, आपको बचाव का मौका ही नहीं दिया गया। डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे यहां तो अजमल कसाब आया था, पाकिस्तान से टेररिस्ट था, 10 टेररिस्ट आए थे, 9 मारे गए, 1 बच गया जिसका नाम अजमल कसाब था। उसको भी बचाव का मौका दिया गया, उसको भी एडवोकेट दिया गया। भारत सरकार ने उसकी सुरक्षा के ऊपर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्चे। यह बात ठीक है कि बाद में उसको फांसी पे टांग दिया गया, लेकिन लगभग 4.5 साल उसको जीवित रखा गया और उसको एडवोकेट प्रोवाइड करवाया गया, उसको बचाव का पूरा मौका दिया गया। तो आप ना तो पाकिस्तान के हैं, ना आप टेररिस्ट हैं। उसने तो लगभग 400 आदमी भी मार दिए थे भाई, सीसी कैमरे में भी रिकॉर्डिंग थी। जब उस आदमी को भी बचाव का मौका दिया गया, तो आपको बचाव का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? आपको सिंपल एक एप्लीकेशन देनी है, आपको एडवोकेट भी करने की जरूरत नहीं। जहां से भी आपकी आरसी कटी है कि जी मुझे बचाव का मौका नहीं दिया गया, मेरा पक्ष नहीं सुना गया, पहले सबसे पहले इस पे आरसी पे स्टे लगाया जाए और उसके बाद मेरा पक्ष सुना जाए। तो डरे घबराए नहीं। जब आपको अपने राइट्स और अधिकार पता लग जाएगा, डर में खत्म हो जाएगा। डर का संबंध जो है वो अंधेरे से है, डार्कनेस से है। फियर जो क्रिएट होता है वो अंधेरे में होता है। आपने कभी देखो, पुरानी फिल्में आती थी, दरवाजा भागो भूत आया। अरे जितनी भी भूतों की फिल्में हैं, घोस्ट की फिल्में हैं, वो सारी अंधेरे की हैं। जब वो भूत आता है अंधेरे में आता है, कभी भी दिन के चांदने में भूत नहीं आता। क्यों? फिर उस आदमी उससे डरेगा ही नहीं। तो जब तक आपको अंधेरा क्या है वो ज्ञानता है, जब आपको अपने राइट्स नहीं पता तो अंधेरा है। जब राइट्स पता लग गया तो फिर चांदना हो गया, रोशनी होगी, एलईडी जल गई, सूरज की रोशनी होगी, सन की लाइट में आ गए। तो आप सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हड़के में लेंगे, तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है। 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है। आपका बेलेबल वारंट इशू हो सकता है, नहीं जाएंगे तो नॉन बेलेबल हो सकता है। फिर भी नहीं जाएंगे तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, कोर्ट से आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। तब फिर जरूर पुलिस की प्रावधान है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, हड़के में नहीं लेंगे, तो ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है, तुरंत प्रभाव से जमानत हो जाती है। और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लग जाते हैं, तब तक हरिद्वार जाने का ही टाइम आ जाएगा।
डरे घबराए नहीं। दूसरा, सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग अगर आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी उसको इग्नोर ना करें, नहीं तो आप अपने मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम से अपना हाथ धो बैठेंगे। उसकी ये ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में बेच देंगे उसको। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो आप कानूनी रूप से अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर, सबसे पहले एक बात समझ लें, सरफेसी एक्ट कब इंप्लीमेंट होता है, किसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है? अनसिक्योर लोन में कभी भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। सिक्योर लोन में भी 20 लाख से ऊपर का अगर आपका लोन है तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। सबसे पहले अगर 20% से कम पैसे आपके रह गए हैं लोन के देने, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे आपके जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कुछ लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, तो उसके ऊपर कभी भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। डरे घबराए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जाने। जैसे ही ऐसा कोई नोटिस आए तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको आ रही है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।